और चलिए बात करते हैं देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर उत्तराखंड में डेंगू के लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। डेंगू मरीजों का जो आंकड़ा है वो 600 के पार हुआ है। देहरादून में सबसे ज्यादा 418 मरीज सामने आए हैं। डेंगू से एक मरीज की दून में मौत भी हो गई है। देहरादून के अस्पताल में डेंगू वार्ड फुल है। सोमवार को दून में 19, नैनीताल में 15, पौड़ी चमोली में 3 और यूएस नगर में 1 मामला सामने आया है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्राइवेट अस्पताल में भी मरीजों की तादाद बढ़ रही है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि डेंगू के मरीज किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये भी खबर सामने आई है कि डेंगू के नाम पर मरीजों से लूट भी की जा रही है अस्पतालों में। हालांकि ये रेट भी तय कर दिए गए हैं कि जो डेंगू के सैंपल लिए जाएंगे मरीजों के, उसके रेट क्या होंगे, लेकिन आंकड़ा जो है वो 600 के पार पहुंच गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देहरादून में सबसे ज्यादा 418 मरीज सामने आए हैं और देहरादून के अस्पताल में डेंगू वार्ड जो है वो पूरी तरीके से फुल हो चुका है। उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार भी इससे अछूता नहीं है। प्रदेश में डेंगू के लगातार जो मरीज आ रहे हैं उससे स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। डेंगू के मरीजों का जो आंकड़ा है वो 600 को पार कर गया है। दून में डेंगू से एक मरीज की भी मौत हो गई है। तो लगातार एक के बाद एक डेंगू के मरीज जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो देहरादून से खबर सामने आई है, जहां पर सबसे ज्यादा देहरादून में 418 डेंगू के मरीज हैं। हालांकि डेंगू की वजह से एक मरीज की मौत भी हो गई है। डेंगू को देखते हुए एहतियात भी बरतना जरूरी है। देहरादून लिए चलते हैं, सहयोगी भारती हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, जरा बताइए किस तरीके के वहां पे हालात देखने को मिल रहे हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि डेंगू के मरीज दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और जो ये आंकड़ा है वो 600 को पार कर गया है। बिल्कुल 600 पार कर चुका है और सबसे ज्यादा डेंगू मरीज देहरादून में सामने आ रहे हैं। सोमवार तक अगर रिकॉर्ड में हम देखें तो 418 मरीज अकेले देहरादून में सामने आ चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए, सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, सभी जगह पर डेंगू वार्ड फुल इस वक्त है। और सबसे ज्यादा मीटिंग देहरादून में ही देखने को मिलती है जब तैयारियों का दावा यहां पर अधिकारी करते हैं कि डेंगू से किस तरीके से लड़ा जाए, किस तरीके के इंतजाम किए जाए, चाहे नगर निगम की टीम इसमें इन्वॉल्व की जाए। लेकिन उसके बावजूद ये देखने को मिल रहा है कि इस साल डेंगू के मरीज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। हर दिन, चाहे देहरादून की बात कर ली जाए, हरिद्वार की बात कर ली जाए, उधम सिंह नगर की बात कर ली जाए, ये वो जिले हैं जो टॉप में हैं जहां पर रोजाना डेंगू मरीज सामने आ रहे हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कई अस्पताल ऐसे हैं जो मनमाने रेट वसूल रहे थे, लेकिन न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद सरकार ने यहां पर रेट निर्धारित कर लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद अब भी लगातार इस तरह के इनपुट आ रहे हैं कि कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर कार्ड जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं, आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा दी जाती है मरीजों को, और उसमें अब डेंगू को भी इंक्लूड कर लिया गया है, चाहे उसमें टेस्ट की बात की जाए। लेकिन अब भी कई प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके जरिए इलाज नहीं दे रहे हैं मरीजों को। जी, बहुत शुक्रिया भारती तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम धामी का आज उधम सिंह नगर का दौरा है और बाजपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। शाम 4:30 बजे खटीमा भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के साथ साथ खटीमा दोनों ही जगहों पर जाएंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। पुष्कर सिंह धामी कहां कहां पर कितना नुकसान हुआ इसका आकलन पुष्कर सिंह धामी खुद करेंगे। और उधम सिंह नगर में क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई है, कई नदियां उधम सिंह नगर में हैं और इन नदियों के उफान पर आने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिसका जायजा खुद आज पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर और खटीमा जाकर लेंगे। 4:30 बजे वो खटीमा पहुंचेंगे और उधम सिंह नगर भी जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। लगातार हो रही बारिश से ऋषिकेश के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। हनुमंतपुरम और अमित ग्राम जैसे इलाके में लोगों को जलभराव के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और जल्दी समस्या के समाधान की बात भी कही है। वहीं नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं।
खबर देहरादून से है, जहां आज सीएम धामी राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को सौगात देंगे। और बता दें आपको कि IRDT में खेल दिवस पर कार्यक्रम में सीएम धामी आज मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करेंगे और ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा भव्य रूप से। IRDT में खेल दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां कई खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और खिलाड़ियों को सौगात देंगे। सीएम खिलाड़ी योजना के तहत शुरू की जा रही है खिलाड़ियों के लिए एक खास योजना और इसकी सौगात आज इन खिलाड़ियों को पुष्कर सिंह धामी देंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी और आने वाले भविष्य में कैसे ये खिलाड़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी होगा, इसके बारे में भी वो बताएंगे। तो IRDT में खेल दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देहरादून से खबर है, जहां पर सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नौकरी की ज्वाइनिंग लेटर भी दिए हैं और हायर एजुकेशन में सेलेक्ट 17 जूनियर असिस्टेंट को लेटर दिया है। बाकी 26 जूनियर असिस्टेंट को विभाग ज्वाइनिंग लेटर देगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को नौकरी की शुभकामनाएं दी। हरिद्वार पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। विश्वविद्यालय द्वारा वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आयोजित 2 दिवसीय व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए मोहन भागवत ने शांति कुंज के साधकों और यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत देश पूरी दुनिया का अपना परिवार है और भारत दुनिया को अपना परिवार मानता भी है। भारत के ऋषि मुनियों ने इस विचार को वसुधैव कुटुंबकम की भावना का नाम दे दिया। हमारे बोलने के पीछे एक जीवन खड़ा होता है, उस जीवन को देख के लोग बदलेंगे। ये तद्देश प्रसुतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमान। भाषण से नहीं होगा, सम्मेलन कर लिए उससे नहीं होगा, 4 काम इधर उधर कार्यक्रम कर लिए उससे नहीं होगा। तो हम सबको मिलके 142 करोड़ के देश को इस जीवन में खड़ा करना पड़ेगा। तो वो तो विश्वगुरु कहलाएगा ही, लेकिन ये दुनिया भी एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनेगी उसके संपर्क से। बागेश्वर में जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता उम्मेद सिंह मजीला कल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मजीला पहले कांग्रेस में ही थे और कांडा विधायक भी रहे हैं। 1 दशक पहले वो कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए और फिर उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी की है। और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष, कांग्रेस प्रभारी के साथ कांग्रेस नेता रणजीत रावत भी मौजूद रहे। आज सबसे बड़ी खुशी का विषय यह है कि उम्मेद सिंह मांझीला जी, जो बागेश्वर जिला बनने के बाद लगातार 13 सालों तक इस जिले के अध्यक्ष रहे और इस क्षेत्र के विधायक भी रहे, बहुत ही कर्मठ हैं, योग्य हैं, सौलीन हैं। उन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। बेरोजगारी और महंगाई से लोग त्रस्त हैं, देश की आर्थिकी गर्त की तरफ जा रही है, इसलिए इस चुनाव में निश्चित रूप से हम जीतेंगे। पिथौरागढ़ की हवाई सेवा के लिए एक बार फिर नया शिगुफा चर्चाओं में है। इस बार नया दावा किया जा रहा है कि सितंबर में हवाई सेवा शुरू हो सकती है। फ्लाई बिग 19 सीटर जहाज उड़ाएगा और पंतनगर से भी पैसेंजर फ्लाइट ले सकेंगे। पहले 9 सीटर सेवा शुरू होनी थी, जो कुछ समय बाद बंद हो गई थी। 5 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा भी अधर में लटक चुकी है, जबकि 19 सीटर प्लेन को लेकर पहले जुलाई की बात कही गई, फिर अगस्त की, और अब अगस्त खत्म हो रहा है तो सितंबर से हवाई सेवा शुरू होने का दावा किया जा रहा है। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी हावी है, ये बात अक्सर कही जाती है, पर अब लगता है कि छोटे अफसर भी सिस्टम और काम पर हावी होते दिख रहे हैं।
पेयजल निगम में अफसरों के साथ काम की यूनिट बदलने का अनोखा मामला सामने आया है और सैन्य धाम का काम यूनिट डोल रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर बन रहे सैन्य धाम का काम इसी साल दिसंबर तक पूरा होना है, पर धाम बनाने का काम कर रहे पेयजल निगम के अफसर जैसे आदेश कर रहे हैं उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो पाएगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए मामले को आसान शब्दों में समझिए। साल 2021 में सैन्य धाम बनाने का काम बतौर कंस्ट्रक्शन एजेंसी पेयजल निगम को सौंपा गया। पेयजल निगम की विकास नगर यूनिट के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 3 इंजीनियर्स को प्रोजेक्ट में लगाया गया। उसके बाद इंजीनियरों के साथ साथ काम पहले देहरादून यूनिट और फिर खेल यूनिट को ट्रांसफर हुआ। ताजा मामले में 27 जुलाई को पेयजल निगम के सचिव आईएएस अरविंद सिंह ह्याकी ने प्रोजेक्ट मैनेजर रविंद्र कुमार को खेल यूनिट में ट्रांसफर किया, तो 8 अगस्त को चीफ जनरल मैनेजर कपिल सिंह ने सैन्य धाम का काम भी खेल यूनिट को ट्रांसफर कर दिया। यानी कि अधिकारी का जिस यूनिट में ट्रांसफर हुआ उसी यूनिट को सैन्य धाम का काम भी थमा दिया गया। अब सवाल उठता है कि सैन्य धाम से जुड़े इंजीनियरों के साथ बार बार काम की यूनिट क्यों बदली जा रही है। इस सवाल पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का जवाब सुनिए और विपक्षी कांग्रेस का सवाल भी। जिन्होंने बदले हैं आप उनसे सवाल कीजिएगा, मैं उसको बोलने में अब क्या कारण रहेंगे, क्योंकि जब अधिकारी चेंज होते हैं, पहले सचिव दूसरे थे, सचिव दूसरे आ गए, एमडी दूसरे थे, क्या कारण रहा कि एजेंसी चेंज हुई है। लेकिन कार्यदायी सत्ता के जो अधिकारी वहां पर काम कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं जिससे काम की रफ्तार न रुके, ये हमने सुनिश्चित किया। तो ऐसा कौन सा शहद लगा हुआ है उस अधिकारी पर, उन तीनों अधिकारियों पर, जहां जहां उनका तबादला हो रहा है काम वहीं ट्रांसफर हो जा रहे हैं। अरे भाई, क्या और कोई योग्य अधिकारी इस राज्य में नहीं है इस लेवल का? पेयजल निगम के पास क्या कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो उस काम को कर पाए? न्यूज 18 ने इस मामले में आईएएस अरविंद सिंह यहाँ की चीफ जनरल मैनेजर कपिल सिंह से पक्ष जानना चाहा तो कहीं संपर्क हो नहीं पाया, तो किसी ने कमेंट करने से ही इनकार कर दिया। नए नवेले मैनेजिंग डायरेक्टर के पास भी इस बदलाव का कोई सीधा जवाब नहीं है। नहीं, कार्य लापरवाही के कारण सिर्फ नहीं किया जा रहा, जो कार्य कर रहे हैं उनकी संभवतः उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए शासन और ऊपर के हमारे शासन और ऊपर के उच्चाधिकारियों द्वारा ये सोच के उनको दिया जा रहा है। साफ है, सैन्य धाम बनाने वाले इंजीनियर मंत्री गणेश जोशी के कहने पर बनाए गए हैं, पर इंजीनियरों के साथ यूनिट बदलने की कौन सी मजबूरी रही, इसका जवाब खोजे नहीं मिल रहा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। विकासनगर के हरबटपुर में दवाइयों के गोदाम पर छापेमारी की गई। मौके से लोड हो रहे ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ट्रक में 31 लाख की दवाई बताई जा रही है, जबकि गोदाम में लाखों की दवाई और मौजूद थी। रात को गोदाम को बंद कर दिया गया और एक शख्स को पूछताछ के लिए चौकी पर लाया गया है। गोदाम में अंदर प्रतिबंधित और एक्सपायरी डेट की दवाई रखी गई थी। सोमवार को फूड एंड ड्रग्स विभाग की टीम और पुलिस की टीम फिर से गोदाम पहुंची और इसके बाद गोदाम की दवाइयां जब्त की गई। बरामद दवाइयों की कीमत करीब 1 करोड़ की है। फिलहाल पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है। हल्द्वानी पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि ग्राहक से पेट्रोल पंप कर्मचारी की कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान ग्राहक अपना आपा खो बैठा और उसने पेट्रोल पंप कर्मचारी की पिटाई कर डाली। वीडियो रामपुर रोड से एक पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। वहीं पर एक शख्स उसका वीडियो बनाने लगा तो ग्राहक उससे भी उलझ गया। बागेश्वर और पिथौरागढ़ बॉर्डर में रहने वाले ग्रामीणों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। यहां आज भी स्कूली बच्चे ट्रॉली के सहारे उफनती रामगंगा नदी को पार करते हैं। बागेश्वर जिले के रहने वाले ये बच्चे गांव में स्कूल न होने के कारण हर रोज रामगंगा नदी पार कर पिथौरागढ़ जिले के स्कूल में जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।
यहाँ के पूर्व विधायक की अगर बात करें तो पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि क्षेत्र में कई पुल बन चुके हैं, अभी भी कुछ क्षेत्रों में समस्याएं हैं जिसे जल्द दूर किया जाएगा। देख सकते हैं यार कितनी बड़ी समस्या है यार, कितनी बड़ी। हाँ, इतने पुल तो मैं बना चुका हूँ और सुरेश गढ़िया जी को जितना 20 साल में काम नहीं होता 5 ही साल में करना चाहते हैं, इतने जुटे हुए हैं, लेकिन इसके बाद ये गारंटी नहीं है कि वो पुल रहेगा ही रहेगा, चाहे पक्का भी बनाओगे तो भी। तो कुछ प्राकृतिक हुआ है, इसलिए कोई ऐसा नामती चेता बगैर रीथा बगैर किसी बगैर के कोई ऐसा बड़ा विशेष बात नहीं है, ये होता है। वहाँ इतनी सड़कें इतने पुल बन गए। राज्य में हुए उद्यान घोटाले पर सरकार ने एसआईटी की सीलबंद रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट इस रिपोर्ट को अब 6 सितंबर को खोलेगी और उसी दिन तय होगा कि क्या इस मामले में सीबीआई जांच होगी या फिर नहीं। पिछली तारीख को कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि वो इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, वो इसको सीबीआई जांच के लिए भेज देंगे। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तय होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति के ऐलान के बाद खुद रेखा आर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं और यहां तक कि पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता तक मान लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। गिरधारी ने रेखा आर्या के लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, मगर यही बात अब रेखा की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। ये बात किसी और को हजम नहीं हो रही कि आखिर कैसे कैबिनेट मंत्री के पति ने ये ऐलान कर डाला, जबकि बीजेपी में सभी फैसले शीर्ष नेतृत्व लिया करता है। ऐसे में मंत्री के पति के बयान से जहां कार्यकर्ता दुविधा में है, वहीं पार्टी नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता माना है। नहीं, मुझे टिकट मिल रहा है या उसको टिकट मिल रहा है, ये अधिकार किसी भी कार्यकर्ता को नहीं है। पार्टी का काम करें, पार्टी का काम करते हैं, पार्टी ने निर्णय करना है किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। ऐसी स्वयं से ही कह देना मुझे लगता है ये परिपक्वता नहीं है। पिछले दिनों रेखा आर्या ने पिथौरागढ़ और चंपावत का धुआंधार दौरा किया, जिसके बाद अटकलों ने जोर पकड़ा और फिर उनके पति ने सार्वजनिक तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह दी। अब ऐसे में बीजेपी ने गिरधारी लाल साहू की इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसा न तो बोलना चाहिए और न कहना चाहिए। किसी का भी किसी को पता नहीं है किसको कहां टिकट मिलेगा, किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, कौन क्या करेगा, ये सारे संगठन के काम है। अल्मोड़ा सीट पर अजय टमटा 2 बार के सांसद हैं। ऐसे में अगर सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला चला तो नए चेहरे की उम्मीद दूर दूर तक नहीं रहेगी और ऊपर से रेखा आर्या के पति के बड़बोलेपन ने ही फिलहाल उनकी ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोटद्वार के सिद्धबली बाबा की महिमा पर आधारित गढ़वाली भजन राजी खुशी राखी का सिद्धबली मंदिर में विमोचन किया गया। मंदिर के महंत दिलीप रावत ने भजन का विमोचन करते हुए लोक गायक मुकेश कठात को भजन की बधाई दी है। गढ़वाली भजन के विमोचन के साथ ही ये भजन यूट्यूब में भी देखा जा सकता है। खुशी राखी मेरा सिद्ध बली बाबा, राजी खुशी राखी मेरा सिद्ध बली बाबा, सोना की जंजीर, सोना की जंजीर। बागेश्वर में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और उन्होंने कहा कि वापस अपने गांव लौटकर यह आभास हुआ है कि उत्तराखंड को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना मेरा एक लक्ष्य है। इसलिए मैं पूरे प्रदेश के सभी क्षेत्रों का भ्रमण कर रहा हूं और लोगों को स्वरोजगार के प्रति जागरूक कर रहा हूं। लोग स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि उत्तराखंड के मैदानी इलाके में कदम कदम पर बाघ है तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे में इन बाघों की सुरक्षा की एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे तराई भाबर इस घने जंगल में बाघों की चहलकदमी बेहद तेजी से बढ़ रही है।
ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक टाइगर रिजर्व से ज्यादा तेजी से इस खुले जंगल में बाघों की संख्या बढ़ रही है। नेपाल और यूपी की सीमाओं से सटे इस जंगल में बाघों की ये संख्या 200 पार कर गई है। ऐसे में वन्य जीव प्रेमी इनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और स्पेशल टाइगर फोर्स बनाने की मांग उठाने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले गणना के अकॉर्डिंग इस बार बाघों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जो कि सरकार को चाहिए कि इनकी सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए। और क्योंकि यह उत्तराखंड नेपाल से और यूपी से कई जगहों से यह लगा हुआ है और यहाँ पर अनेक तरह की गतिविधियां होती हैं। दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अधिकारी भी बाघों की बढ़ती संख्या के बीच इसे जरूरी मान रहे हैं और इससे जुड़ा प्रस्ताव भी तैयार करने में जुटे हैं। टाइगर मतलब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में इस तरह का प्रावधान है, लेकिन अभी हम लोग इस दिशा में भी कार्य करेंगे और इस तरह का प्रस्ताव जो है बेहतर प्रबंधन के लिए इस तरह का प्रस्ताव हम ऊपर को प्रेषित करेंगे। दरअसल उत्तराखंड फॉरेस्ट के वेस्टर्न सर्कल का जंगल सीधे तौर पर यूपी और नेपाल की इंटरनेशनल सीमा से लगा हुआ है। शिकारी इन बाघों के शिकार में लगे रहते हैं। ऐसे में इन्हें बचाना एक बड़ी चुनौती है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। हरिद्वार के धनौरी में वाटर चैनल में अतिक्रमण को हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश दिया और कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा। अल्मोड़ा के करबला से लेकर सिकुड़ा बैंड तक पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसके बाद नाराज लोगों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी की। 7 और 8 अक्टूबर को होने वाली 49वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस की मेजबानी उत्तराखंड पुलिस को मिली है। गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग के बाद इंटरनेट पर कस्टमर नंबर शेयर करना महिला को भारी पड़ गया। महिला के 2 खातों से करीब 2 लाख की ठगी हुई। भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों को चमोली के नीति घाटी के भलागांव के भोटिया जनजाति की महिलाओं ने राखी बांधकर जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाया। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में बीआरओ के खिलाफ स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बीआरओ ने 200 अस्थायी मजदूरों को हटा दिया है। अल्मोड़ा में जिला सहकारी बैंक की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें जिले भर की समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पौड़ी के पौराणिक सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दर्शन किए और पूजा अर्चना की। हरिद्वार में पॉट टैक्स की योजना फिलहाल अधर में लटकती नजर आ रही है। डीएम के साथ मीटिंग में कई संगठनों ने इस योजना का विरोध किया। चंपावत में प्रसिद्ध देवीधुरा मेला शुरू हो गया। 10 सितंबर तक चलने वाले इस मेले का मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन यानी कि 31 अगस्त को 4 धामों के बीच का युद्ध होता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए 8 बजे की स्पेशल खबरें।